1 फरवरी 1979 को आयतुल्ला खुमैनी 14 साल के निर्वासन के बाद तेहरान लौटते हैं। हजारों लोग उनके स्वागत में आते हैं। सत्ता में आते ही आयतुल्ला खुमैनी घोषणा करते हैं कि ईरान अब से एक इस्लामी गणराज्य होगा और सबसे पहले वह जिन शब्दों को दोहराता है वह है इजराइल एक ज़ायोनी शैतान है। ईरान धार्मिक रूप से शासित था। आयतुल्ला खुमैनी तुरंत फतवा जारी करते हैं। फतवा यानी संदेश। उसमें कहा जाता है कि ईरान अब से इजराइल को कभी मान्यता नहीं देगा। उसके बाद इजराइल की एम्बेसी को बंद कर दिया जाता है और वहां पैलेस्टीन का झंडा फहरा दिया जाता है। देखा जाए तो मित्रता की कब्र खोद दी जाती है और युद्ध की जमीन भी तैयार थी। 4 नवंबर 1979 को तेहरान स्थित एक अमेरिकी एम्बेसी पर हमला होती है जिसमें 52 अमेरिकी नागरिक बंधक बना लिए जाते हैं। पूरी दुनिया शांत हो जाती है, पर ईरान अब खुले तौर पर अमेरिका और इजराइल को शैतान की जोड़ी कहने लगता है। अमेरिका को ग्रेट शैतान और इजराइल को लिटिल शैतान कहकर उनका मजाक उड़ाने लगता है। इजराइल सीधे बयान तो नहीं देता है, पर उसके खुफिया एजेंसी मोसाद खुमैनी के शासन को खतरा मानकर चुपचाप खुद को मजबूत बनाने में लग जाते हैं। वहीं अमेरिका भी ईरान पर प्रतिबंध लगा देता है। वह प्रतिबंध इसलिए लगाता है ताकि ईरान पर इंटरनेशनल दबाव बना रहे और वह जिन 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाया है उसे रिलीज कर दे। इजराइल अपने जासूसों को एक्टिव करता है और ईरान में बचे हुए यहूदियों के जरिए एक सूचना चैनल बनाता है। 1980 में ईरान और इराक के बीच एक भयानक युद्ध होते हैं। इस युद्ध को होने के मुख्य 3 कारण हैं। पहला, इराक ईरान के खुजिस्तान नामक एक तेल उत्पादक क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश करता है जहां बड़े पैमाने पर जातीय अरब रहते हैं। दूसरा, सद्दाम हुसैन पूरे मिडिल ईस्ट में इराक को एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। सद्दाम हुसैन को लगा कि ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद आई इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाकर हम ईरान को कमजोर कर सकते हैं और इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली देश बन सकते हैं। तीसरा, सत अल अराब नदी को लेकर। दोनों देशों के बीच इसी नदी को लेकर आपस में सीमा विवाद होते रहते हैं। इसी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 1975 में एक अल्जीरिया समझौते किए जाते हैं जिसमें इस नदी को दोनों राष्ट्रों का बॉर्डर घोषित कर दिया जाता है। पर इराक इस समझौते को एग्रीमेंट देने से इनकार करते हैं और उसे रिजेक्ट कर देते हैं। इराक पूरे इस नदी पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और दावा करते हैं कि ये नदी मेरी है। दोनों देशों को पता था कि अगर इस नदी पर कब्जा कर लिया जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, क्योंकि यह नदी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर लोकेटेड है और यह एकमात्र एक्सेस पॉइंट है पर्शियन गल्फ के राष्ट्रों के साथ ट्रेड करने के लिए। इसके बाद इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन रुहोल्लाह खुमैनी को रोकने के लिए उस पर हमला कर देते हैं जिसमें करीबन 10 लाख लोग मारे जाते हैं। लेकिन पीछे से इजराइल एक ऐसा कदम उठा रहा था जिसने पूरी दुनिया को चौंकाया। वो था ऑपरेशन ओलिवर। ऑपरेशन ओलिवर के तहत इजराइल ईरान को गुप्त हथियार सप्लाई करता है, वो भी अमेरिका की जानकारी में। आपके मन में भी टिक रहा होगा ना कि ईरान और इजराइल तो आपस में दुश्मन बन गए, पर इजराइल ईरान की मदद क्यों कर रहा? चलो बताता हूँ। क्योंकि इजराइल नहीं चाहता था कि इराक, जो फिलहाल इजराइल का भी दुश्मन है, वो इस युद्ध में जीत जाए और इजराइल को लगा कि शायद इस मदद से ईरान की विचारधारा बदल जाए। यह परछाई में खेला गया एक गेम है जिसमें इजराइल सद्दाम हुसैन को कमजोर करने के लिए अपने ही घोषित दुश्मन की मदद करता है, पर ईरान की विचारधारा नहीं बदलती है। वह हथियार लेता रहा और इजराइल को ज़ायोनी दुश्मन कहता रहा। 1982 में लेबनान में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच एक लड़ाई छिड़ जाती है। ठीक इसी बीच ईरान इस लड़ाई का फायदा उठाकर एक नया गेम खेलता है और सदर्न लेबनान में एक शिया आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का निर्माण करता है। हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग, हथियार और पैसे सब कुछ ईरान से मिलता है और ईरान से प्रभावित होकर हिजबुल्लाह सिर्फ एक ही बात कहने लगता है, इजराइल का विनाश होगा और इस्लाम की जीत होगी। अब ईरान पर्दे के पीछे से प्रॉक्सी वार में खुद जाता है। वह सीधे हमला तो नहीं करता है, पर दूसरों से युद्ध कराना ईरान की एक नई नीति बन जाती है। 1979 से 1990 तक ईरान अपनी सोच, अपनी आत्मा और अपनी नीति को कंप्लीट रूप से बदल देते हैं। अब ईरान के लिए इजराइल सिर्फ एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजिकल दुश्मन बन चुका था। एक ऐसा दुश्मन जिसे मिटाना ही इजराइल के लिए पवित्र युद्ध बन जाता है। इजराइल जिसने कभी दोस्ती की थी, अब वह हर कोने से गिरने लगता है। पैलेस्तीन, लेबनान और अब सीरिया, हर जगह ईरान अपने मोहरे तैनात करता है। कुछ युद्ध सामने से नहीं लड़े जाते हैं, कुछ युद्धों में गोली की आवाज नहीं होती,
पर हर कदम मौत की ओर बढ़ता है। ठीक इसी तरह 1990 के बाद ईरान और इराक के बीच अब युद्ध सीधा नहीं बल्कि दूसरों के जरिए लड़ा जाता है, यानी प्रॉक्सी वार। हिजबुल्लाह, जिसका मतलब होता है अल्लाह की सेना, द पार्टी ऑफ गॉड। लेकिन यह संगठन सिर्फ आतंकी गुट ही नहीं बल्कि ईरान का सीधा हथियार बन जाता है। लेबनान की सीमा से इजराइल पर रॉकेट हमले होते हैं, सैनिकों का अपहरण होता है और पूरे नॉर्दर्न इजराइल को हिजबुल्लाह के डर में जीना पड़ता है। तेहरान की मस्जिदों में इजराइल के विनाश की दुआएं होती है और साउथ लेबनान से रॉकेट दागे जाते हैं। इस युद्ध में चेहरा तो हिजबुल्लाह का होता है लेकिन दिमाग ईरान का। सिर्फ नॉर्थ से ही नहीं, ईरान इजराइल को साउथ से भी घेरना शुरू करता है। 1990 के दशक में पैलेस्टीन संगठन हमास की ताकत बढ़ने लगती है। यासीर अराफत, जो कि 1996 से लेकर 2004 तक पैलेस्टीन का प्रेसिडेंट रहता है और पीएलओ, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन भी, धीरे धीरे अब यासीर अराफत का पीएलओ कमजोर होने लगता है। वहीं ईरान हमास को गुप्त रूप से मदद करना शुरू करता है और यह मदद सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि हथियार, सुरंग खोदने की टेक्निक और आत्मघाती हमले की रणनीतियां होती हैं। गाजा पट्टी, जो कभी संघर्ष का प्रतीक हुआ करता था, अब वह ईरान की जंग का सघन मोर्चा बन जाता है। अब इजराइल को चारों दिशा से घेर लिया जाता है। नॉर्थ में हिजबुल्लाह, साउथ में हमास, हाउथीज, सीरिया और ईस्ट साइड से ईरान और इराक। 1996 में इजराइल एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, ऑपरेशन ग्रेप्स ऑफ रैथ। उसका मकसद होता है हिजबुल्लाह की शक्ति को कुचल डालना। इजराइल साउथ लेबनान में एयर स्ट्राइक करता है, टेलीविजन टावर, हथियार डिपो और कमांड सेंटर को पूरी तरह तबाह कर देता है। लेकिन एक हमला ऐसा होता है जो पूरे इस ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर देते हैं। वो है काना गांव हत्याकांड, जहां इजरायली बमबारी में 100 से ज्यादा आम नागरिक मारे जाते हैं। इसे देख दुनिया भर में इजराइल की आलोचना होती है। ईरान तुरंत इस घटना को प्रचार का हथियार बनाता है और कहने लगता है, देखो देखो, ज़यूनी ताकत भी इसे निर्दोषों को मार रही है। ईरान इस घटना का फायदा उठाता है और हिजबुल्लाह को मजबूत करने में लग जाता है। 2001 सितंबर में अमेरिका में 11 आतंकी हमले होते हैं, जिसे हम 9/11 अटैक के नाम से जानते हैं। इस घटना के बाद पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो जाती है। इजराइल मौका देखते हुए कहता है, हम सालों से तो इसी आतंकवाद से लड़ रहे हैं और तुम लोग हर चीज में मुझे ही कोसते हो। वहीं ईरान एक अलग रणनीति अपनाता है। अब वह खुले तौर पर आतंकवाद को तो नहीं बल्कि विरोध का वैधता का समर्थन करते हुए कहने लगता है, हमास और हिजबुल्लाह तो सिर्फ प्रतिरोध कर रहे हैं। और उसके बाद इसे एक नैरेटिव बनाकर ढाल दिया जाता है, पर पीछे से रॉकेट, फंडिंग और ट्रेनिंग सब जारी रहता है। ईरान अब आइडियोलॉजिकल लीडरशिप की ओर बढ़ रहा था। इस्लामी क्रांति अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं थी बल्कि पूरी मिडिल ईस्ट को बदलने का सपना बन चुकी थी। 1990 से लेकर 2005 तक ईरान और इजराइल के बीच में शायद ही कोई सीधा हमला होता है, लेकिन हिजबुल्लाह, हमास और कई गुप्त नेटवर्क इजराइल के हर कोने कोने में मौत बांट रहे थे। इजराइल को अब समझ आ जाता है कि ये कोई सामान्य संघर्ष नहीं है, एक ऐसा युद्ध है जिसमें गोली तो कोई और चलाता है पर निशाना तेहरान तय करता है। युद्ध बदल चुका था, अब बंदूकें शांत थी पर डर एक साया की तरह सबके दिलों में मंडरा रहा था। इजराइल को अब डर था कि क्या ईरान परमाणु बम तो नहीं बना रहा है। 2005 के बाद उनके बीच ये दुश्मनी एक नई दिशा ले लेती है। जहां एक राष्ट्र एटम बम बनाता है, वहीं दूसरा राष्ट्र उसकी स्क्रीन हैक कर लेता है। ईरान 1980 के दशक से ही परमाणु तकनीकी पर काम करना शुरू कर चुका था, लेकिन 2002 में जब पहली बार दुनिया को पता चलता है कि नटांज और अर्दकन में यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर है, तो सब चौंक जाते हैं। ईरान दावा करने लगता है कि हम तो शांति के लिए परमाणु तकनीकी विकसित कर रहे हैं। इजराइल जवाब देते हुए तुरंत बोलता है, ये झूठ बोल रहा, ये परमाणु बम बना रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट, अमेरिका की खुफिया जानकारी और इजराइल के जासूस सभी एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं कि ईरान परमाणु बम के बहुत करीब है। 2006 से 2012 तक इजराइल का रवैया सख्त होता जाता है। प्रधानमंत्री एरियल शेरोन, यहूद ओलमांड और बेंजामिन नेतान्याहू सभी खुलकर कहते हैं, अगर दुनिया इसे नहीं रोकेगी तो हम खुद ईरान पर हमला कर देंगे। बेंजामिन नेतान्याहू यूनाइटेड नेशन में बम की तस्वीर दिखाकर कहता है, देखो ये है ईरान का परमाणु ग्राफ, आओ ये रेड लाइन है। ये देख पूरी दुनिया में सनसनी फैल जाती है। 2010 में पहली बार इतिहास में साइबर हथियार का इस्तेमाल होता है।
नाम था स्टक्सनेट। यह एक ऐसा वायरस है जो दिखने में तो सामान्य कोड था, पर उसके भीतर छिपी थी परमाणु बम की रुकावट। ये स्टक्सनेट ईरान के नातांज परमाणु प्लांट के सेंट्रीफ्यूज तोड़ डालते हैं। ना कोई धमाका, ना कोई गोली बारूद। कहा जाता है कि यह वायरस इजराइल और अमेरिका ने मिलकर बनाया था। ईरान भी जवाब में साइबर सेना बनाती है और फिर सऊदी अरब, अमेरिका और इजरायली बैंकों पर डिजिटल हमले करने शुरू कर देते हैं। साइबर स्पेस अब जंग का नया मैदान बन जाता है। 2009 से 2012 के बीच 5 परमाणु वैज्ञानिक रहस्यमय तरीकों से मारे जाते हैं। बम विस्फोट, मोटरसाइकिल से चिपकाया गया मैग्नेटिक बम और सटीक गोलियों से की जाती है हत्याएं। कभी कोई संगठन जिम्मेदार नहीं लेता, पर शक हमेशा इजराइल की ओर जाता। मोसाद पर आरोप लगाया जाता है कि वह ईरान के वैज्ञानिकों को एक एक करके खत्म कर रहा है। यह एक अदृश्य जंग है जहां दुश्मन का चेहरा तो नहीं होता है, लेकिन मौत हर दरवाजे के पीछे खड़ी रहती थी। 2015 तक ईरान और इजराइल के बीच युद्ध कभी हुआ नहीं, पर युद्ध कभी रुका भी नहीं। परमाणु बम अब भी बना है या नहीं, इसका जवाब किसी के पास नहीं होता है। ये स्टक्सनेट, वैज्ञानिकों की हत्याएं और दुनिया में चुप्पी, ये सब मिलकर एक ही दिशा की ओर इंगित करते हैं। अब ये टकराव एक नई दिशा में जा चुका है, जहां हर स्क्रीन पर खतरा और हर फैसले में विस्फोट की संभावना है।